नमस्कार। जीएसटी महायज्ञ, जीएसटी ओलंपियाड 2021 लर्न अर्न रीलर्न जीएसटी के कार्यक्रम में फिर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं एडवोकेट भीम सिंह करनाल से आज इस महायज्ञ का 11वां कार्यक्रम है और आज का विषय है वैल्यूएशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं सीए श्री राजेंद्र अरोड़ा जी दिल्ली से और मुख्य अतिथि हैं एडवोकेट श्री अभिषेक आला जी श्रीगंगानगर राजस्थान से। इस जीएसटी महायज्ञ में ऑन स्क्रीन चाहे हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन करनाल और टैक्स की पाठशाला मनोज लांबा जी हैं। इस कार्यक्रम को साकार रूप देने में सारे भारत के टैक्स प्रोफेशनल्स और टीम आपका फायदा का भी विशेष योगदान रहा है। इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और अभिनंदन। आप सबसे पहले परिचय मुख्य वक्ता जो कि दिल्ली से हैं सीए श्री राजेंद्र अरोड़ा जी, FCA LLB मैनेजिंग पार्टनर्स स्पार्क एंड एसोसिएट्स, प्रोवाइडिंग GST consultancy and representational services in the field of indirect taxes to the ICAI second terms, chairman of GST committee of NIRC of the ICAI, ex-secretary and treasurer of NIRC, member of Delhi State Tax Bar Association, BCAS, TGPI, All India Federation of Tax Practitioners and International Fiscal Association India branch, member GST Advisory Committee of Association of Taxpayer and Tax Professionals, prolific speakers and vivid readers, knowledge partners with clear tax and tax for wealth, writer of numerous articles of GST and delivers 1000 lectures across India. Also educating general public students, chartered accountants through its YouTube channels. GST की राह में आपका दोस्त श्री राजेंद्र अरोड़ा जी। सर राजेंद्र अरोड़ा जी, आज के कार्यक्रम में हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने के आने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन व आभार।
धन्यवाद। आज थैंक यू सर। आज के मुख्य अतिथि जो कि श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, एडवोकेट श्री अभिषेक कालरा जी, एमकॉम आवाज नहीं आ रही ना भीम सिंह जी की? सॉरी सर, प्रैक्टिसिंग 15 इयर्स प्रैक्टिस, सॉरी सर भीम जी आवाज नहीं आ रही सर। प्रैक्टिसिंग 15 इयर्स प्रैक्टिस डायरेक्ट रोड इंडक्टिव टैक्स में, मैनी आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स एंड लीडिंग जर्नल्स ऑफ द कंट्री। अभिषेक जी द्वारा जीएसटी पर बनाए देश के पहले एमिनेशन वीडियो ने भी वायरल होकर अखबारों में सुर्खियां बनाई। एक्टिव मेंबर ऑफ वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सर्विस टैक्स फैटर्निटी कंसल्टेंट्स आल्सो। सर अभिषेक जी, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और विनती कि आपसे हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। श्री अभिषेक जी। जीएसटी महायज्ञ में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व है। यज्ञ करने से नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होता है और पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। यज्ञ में आहुति देने वाले को आहुति का कई गुना फल मिलता है। उसी प्रकार हम सभी टैक्स प्रोफेशनलों को की जीएसटी की दुविधाओं को दूर करने के लिए हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन यूट्यूब चैनल आपका फायदा के से श्री संजीव अरोड़ा जी एवं उनकी टीम, यूट्यूब चैनल टैक्स की पाठशाला से श्री सीए मनोज लांबा जी, इसके अलावा देश के सभी प्रांतों से जुड़े टैक्स के सभी प्रोफेशनलों के आपसी मिले जुले प्रयासों से जीएसटी महायज्ञ का सफल आयोजन हो रहा है। महायज्ञ में आज अपने ज्ञान रूपी आहुति को देने वाले मुख्य वक्ता सीए श्री राजेंद्र अरोड़ा जी एवं यज्ञ को बेहतरीन तरीके से चलाने की धुरी एडवोकेट श्री भीम जी। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जीएसटी महायज्ञ से जो ज्ञान रूपी खजाना हमें मिल रहा है उसके लिए मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शब्द याद आ रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू शेख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मुख्य वक्ता श्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह आज के विषय पर अपने वक्तव्य द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन करे। श्री राजेंद्र अरोड़ा जी। और अभिषेक भाई साहब, आप देखने और बोलने में दोनों में शेर है। धन्यवाद सर। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। शुरुआत में मैं लांबा साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, संजीव अरोड़ा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कालरा साहब ने जो शुरुआत की है इस प्रोग्राम की, जिस हिसाब से इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि एक महायज्ञ के रूप में, एक ज्ञान के महायज्ञ के रूप में इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया। और उस सब में, उस महायज्ञ में केवल हम लोग जो कि आकर अपना थोड़ा बहुत ज्ञान जो बांट रहे हैं उन्हीं के द्वारा आहुति नहीं दी जा रही, बल्कि हमारे यहाँ जितने भी मित्र और सब उस बात को सुनने समझने आ रहे हैं, वो भी अपनी अपनी तरफ से उस महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खास तौर पे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, टैक्स की पाठशाला आपका फायदा, हमारे तो दोनों बड़े भाई हैं और मित्र हैं, लांबा साहब भी और अरोड़ा साहब भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भीम सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का उसका जो उद्बोधन था, उन्होंने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द काइंड वर्ड्स यूज्ड बाय हिम। फ्रेंड्स, जो टॉपिक आज का दिया गया है इस डिस्कशन में, दैट इज अबाउट वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन इज वन ऑफ द लिम्ब, the vertical on which the entire law is basically standing upon.
जब भी मैं इनफैक्ट मैं 10वीं बार गोविंद सरन गंगा सरन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ चुका हूँ, जिसमें मैं हर बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक बहुत ही सुंदर रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने लेवी की बात की, उन्होंने टैक्सेबल पर्सन की बात की, उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन मैकेनिज्म होना चाहिए, उन्होंने कहा रेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उन्होंने कहा कि किस व्यक्ति को हु इज लायबल टू पे टैक्स उसका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में होना बहुत आवश्यक है, वरना टैक्स जो है वो फेल हो जाता है। मैं सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा आप गोविंद सरन गंगा सरन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर पढ़ें। ऐसे बहुत सारे और भी जजमेंट हैं जो कि पूरे के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। अब उसी एपेक्स कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी लेवी का, आप ध्यान से मेरे साथ रहें, अगले 2 घंटे में हम कोशिश करेंगे, लगभग 1 घंटा और 40 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी संबंधित बातें हैं, जरूरी बातें, उनको हम सबको बहुत क्रॉसली डिस्कस करें। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स की स्ट्रक्चर की, तो अगर उसमें लेवी नहीं है, लेवी मैकेनिज्म नहीं है, अगर उसमें ये नहीं बताया कि टैक्स किसने पे करना है, अगर ये नहीं बताया कि किस तरह से वैल्यू होगा, कैसे वैल्यू होगा, ये नहीं बताया कि किस रेट पर टैक्स्ड होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, द एंटायर लेवी, द एंटायर attraction of the law fails. That is why we always attach very much value. One of the greatest value is attached to the function of valuation. Valuation, क्योंकि अगर मेरे सामने कोई एक्टिविटी आती है, वो एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि वो एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं है, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये आता है, अगला क्वेश्चन मुझसे जो पूछा जाता है, मैं अपने आप से पूछता हूं कि अगर वो टैक्सेबल है तो किस वैल्यू पर टैक्स होगा। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि वो किस वैल्यू पर टैक्स होगा। और मैं आपको बता दूं मित्रों, इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्टैट्यूज में, लॉज में वैल्यूएशन का और रेट ऑफ टैक्स का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपना स्थान होता है, प्लेस होता है। उसका कारण है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो भी टैक्स पेयर होता है, जो भी टैक्सेबल पर्सन होता है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, किसी भी नाम से आप अभी पुकार लें, अभी हम लूजली इन टर्म्स को यूज कर रहे हैं, ऑल्दो लॉ जो है वो बहुत ही कैटेगोरिकली यूज करता है, बहुत ही स्पेसिफिकली इन टर्म्स को यूज करता है, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन हो, चाहे वो टैक्स पेयर हो, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे वो पर्सन हो। इन चारों टर्म्स में बिल्कुल अंतर है, आपस में कॉमन चीजें हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंतर है। तो जब भी वो कहता है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो टैक्सेबल पर्सन है, जो टैक्स पेयर है, उसने टैक्स जो है कलेक्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और उसको पे करना है गवर्नमेंट को, कलेक्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द एंड यूजर। नाउ from the end user or his recipient if he is dealing in business to business transactions. तो अगर वो सही वैल्यू पर टैक्स कलेक्ट नहीं करता है या सही रेट पर टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है मित्रों, क्योंकि भविष्य में वैल्यूएशन का जो डिटर्मिनेशन है वो टैक्सेबल पर्सन के लेवल पर होता है, ना कि उस एंड यूजर के, ना कि उस रेसिपिएंट के जिसने उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किया। अगर मैं सप्लायर हूं और मैंने एक पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स किया है और वो गुड्स की वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूड रह गई, तो भविष्य में जब असेसमेंट होगा
तो वो वैल्यूएशन जो है वो मेरे ऊपर चार्ज की जाएगी, जो भी डिफरेंस इन वैल्यू है. And I as a supplier would not be in a position to collect that difference in value from my recipient. And eventually, the tax which would have been collected from the recipient and paid to the government would require to be paid from my, as a supplier, own pocket. That is why the value becomes all the more important, and so as the rate of tax. So let's move ahead. Let's start with our PPT. Please allow me to share my screen. We have reached to the last slide. I would certainly thanking you, but my screen is visible. Yes, sir. Sir, visible. Wonderful. Visible है अरोड़ा जी? Just a second, sir. जी. ठीक है जी. ये ठीक है सर. ठीक है ना जी. अब हाँ जी. जी. हाँ सर, बढ़िया है सर. जी. ओके. So friends, starting with this issue, first of all, we need to understand in valuation there are certain terms used in the law. हाँ जी. We would be dealing with all these terms one by one. First of all, let's understand what is market value. Market value shall mean the full amount which a recipient of a supply is required to pay in order to obtain the goods or services, or both, of like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipient and supplier are not related. So my dear friends, this is the first slide now, which is in front of us. Now, first of all, let's understand what is value of taxable supply and what is acceptable, what is not acceptable. Friends, value is something on which tax is required to be paid by the supplier to be collected from the recipient. Now, section 15 deals with the gamut of value, the provisions relating to value. Now, value of taxable supply is about two things majorly. सबसे पहले जो समझना जरूरी है कि किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा. द लॉ सेज किसी भी वैल्यू पर टैक्स लग सकता है. आपकी कोई भी वैल्यू हमें एक्सेप्टेबल है बशर्ते आप दो कंडीशंस को पूरा करते हैं. पहली कंडीशन कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. प्राइस जो आपको कैश में मिल रहा है, इसके अलावा इन काइंड आपको कुछ नहीं मिल रहा. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर. If these two conditions are fulfilled, my dear friends, in that situation, every value shall be acceptable value to the department, to the government. So these two are the basic conditions to be fulfilled.
अगर ये दोनों कंडीशन मैं रिपीट कर रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, if these two conditions are fulfilled, that the price is the sole consideration and the supplier and recipient parties are unrelated with each other, then the value at which the supply of goods or services is made shall be considered to be the transaction value and acceptable to the government, acceptable to the law. But these two conditions concurrently should be complied with. दोनों एक साथ, दोनों में से अगर कोई भी एक मिस होती है तो वैल्यू which is being there, actually price paid or payable, shall be rejected. I am repeating, shall be rejected, and the value shall be determined according to the rules prescribed, starting from rule 27 to 35. ठीक है जी? So these two conditions are required to be fulfilled. That is most important. अब हम assume करते हैं अभी फिलहाल कि ये दोनों conditions fulfill हो रही हैं, उसके बाद वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा एक्स्ट्रा और क्या एक्सक्लूड होगा इसमें से. एवरी टैक्स पेयर would be interested always to exclude something the other from the value of taxable supplies. So when the rate is applied to the value, the absolute value of tax, the amount of tax reduces. So every taxpayer is willing to reduce the value, and that is where the government is interested. Government is always interested to increase the value. जैसी value increase होगी, टैक्स रेट, टैक्स जो है आपका टैक्स रेट अप्लाई होगा, कॉन्सिक्वेंटली जो आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो द टैक्स पेयर इज इंटरेस्टेड टू इंश्योर दैट द मिनिमम वैल्यू इज टैक्स, एंड टैक्स कलेक्टर, दैट इज द गवर्नमेंट, दैट इज द टैक्समैन, एक्सचेकर इज इंटरेस्टेड ऑलवेज टू enhance the value at which tax rate to be applied, so as the consequential value of tax is increased, so as the revenue of the government increased. So this is the tussle between the government and the taxpayer always. Although to my humble view, you know, I am giving you one very interesting paradox. बड़ी एक समस्या वाली बात बता रहा हूँ. पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्या है? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जो टैक्स पेयर है, जो कि सप्लायर है, that is the agent of the government to collect tax revenue on behalf of the government from the tax end user, from the consumer. And on the other hand, taxpayer is always interested to reduce the liability of the tax GST. Why should he be considered at all to reduce the liability of GST? Whether it is about value, whether it is about rate, whether it is about other things. Of course, input tax credit, because he would be more interested to have maximum benefit of input tax credit so as to reduce the output liability. But so far as value is concerned, so far as rate is concerned, why should he be bothered about whatever value he would be charging? He would be charging to the business, he would be charging to the recipient, and recipient would be able to take credit. My dear friends, here lies the real secret of business and the tax also. I, as a supplier, why should I be interested to reduce the value of supply? Because, my dear friends, the most important is to hear the still. Before GST, we always used to say that tax is an important factor to determine the commercial viability of a transaction. Before GST, we always used to say that tax is an important factor to determine the commercial viability. क्या मैं धंधा करूं या ना करूं? टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज, इसका क्या, CST, इसका क्या इम्पैक्ट मेरी इस ट्रांजैक्शन पर है? कई बार हम देखते थे कि CST इतनी बड़ी कॉस्ट हो जाती थी 2% की कि हमारी कमर्शियल वायबिलिटी खत्म हो जाती थी. We could not do that particular transaction because 2% used to be the cost अगर हम इंटरेस्ट रेट परचेजेस करते थे तो. Now, GST was brought in to reduce that dependability
on taxes to determine the commercial viability, but still there are certain issues persisting into the present system also, and this is one of them. Valuation has always been the bone of contention, whether it is excise, whether it is customs, and whether it is now GST. It has always been the bone of contention with respect to the law. Since the customs is still in custom, the most important thing is the classification and consequently the valuation and the rate. किस HSN में आपके गुड्स की क्लासिफिकेशन होगी, अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूएशन होगी, अकॉर्डिंगली उसका रेट डिटरमाइन होगा. आज भी सबसे बड़ी समस्या वैल्यूएशन एंड रेट, वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन. रेट इज a resultant factor. The predecessor of rate factor is the classification issue. किस HSN में किस segment में वो classify हो रहा है, and classification is based upon the components, the constituents of goods. So of course this is not the class of classification today. We will stick to the topic valuation. So my dear friends, that is why valuation still becomes important, because it impacts my commercial viability of the transaction. Still the taxes are becoming cost to me because of restricted input tax credit. So I wish to have the reasonable valuation so as to be competitive in the market, so as to be, at par with the other competitors who are dealing in the same goods or services. That is very important to determine the correct value. Now what is to be included and what is to be excluded? Simple. उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या क्या स्पेसिफिक इंक्लूजन्स हैं वैल्यू में और क्या क्या स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं वैल्यू में, वो देखते हैं. हम एज्यूम कर रहे हैं मित्रों कि अभी वैल्यू एक्सेप्टेड है आपकी. एक्सेप्ट कब होगी? जब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होगी और अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में होगी. चलिए, पहला इंक्लूजन कहते हैं, अगर आप अपने इनवॉइस पे ध्यान रखिएगा, इनवॉइस जो है मैं हमेशा सब्जेक्ट में बोलता हूं दैट इनवॉइस इज द मदर ऑफ द बिगिनिंग. दैट द बिगिनिंग होती है ना, जो शुरुआत है, उसका जो शुरुआत जो होती है वो हमेशा मां से संबंधित है. जननी, the one who is giving birth. For humans, of course, it is the human mother, the lady mother, female human. So similarly in this law also, the beginning, the genesis is from the invoice. और इनवॉइस से पहले क्या होता है, जरा मुझे कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएगा. इनवॉइस से पहले क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टैट्यूज में? इनवॉइस से भी पहले एक चीज होती है, इनवॉइस उसका रिजल्ट होता है. इनवॉइस उसका रिजल्ट होता है. इनवॉइस से पहले क्या आता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. माय डियर फ्रेंड्स, इनवॉइस से पहले होता है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, which is actually evidencing the transaction, which is actually chartering the constitution of the transaction, is that agreement. That is why I always say that please yes, Ganesh ji, who said Mohit, I believe that very right, contract, the agreement. So the invoice is based upon that agreement, and in order to control the valuation part, the nature of the transaction also in GST, you need to be very very careful while determining the terms between the contracting parties. ठीक है जी. So अभिषेक कालरा साहब, आपके लिए सभी जो हैं वो यही कह रहे हैं, सर you always look great, you are very handsome, you have set the tone, good vibes. I'm sorry sir, I have been deprived of your company in past. I'm fortunate to be with you today. Thank you very much, हाँ जी sir. सर, थैंक यू. And Lamba sir, thank you for inviting him so that I can share dice with him, the virtual dice. So friends, so the inclusion is one, that is, if on the invoice you charge any tax other than CSUTI, cess of this act, then that particular tax or duty
or cess or fee or anything charged under any law for the time being in force other than this act. तो अगर आपने कोई भी और सेस चार्ज किया, लेवी चार्ज किया, फी चार्ज किया है विदाउट किसी परेशानी के, अगर आप, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपको साथ साथ लिंक करता चाहूंगा मित्रों। अगर आप मैन पावर सप्लायर हैं और आप अपनी सैलरी के ऊपर ईएसआई कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेसिपिएंट, that ESI shall form part of value under this act. On that, including ESI PF, you have to charge GST. जो GST है जो यहाँ पर चार्ज होगा वो वैल्यू का हिस्सा नहीं बनेगा। टैक्स यहाँ इस एक्ट में जो टैक्स होगा वो वैल्यू का हिस्सा नहीं बनेगा। बाकी कोई भी आप एडमिन फी आप पे करते हैं अब कई बार प्योर एजेंसी के कंसेप्ट को हम बात करेंगे, रूल 33 में बात करेंगे, इसको थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहला तो इंक्लूजन, अगर कोई भी टैक्स, सेस, फी, ड्यूटी, चार्जेस आपने दिए हैं अदर देन अंडर दिस एक्ट, दैट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू। देन एनी अमाउंट जो कि सप्लायर इज लायबल टू पे, जो कि सप्लायर इज लायबल टू पे, that is paid by the recipient, that shall form part of value of supply. अगर supplier is liable to do a particular activity for the discharge of his performance and that has been done by the recipient, then the value of that duty which is discharged by the recipient shall form part of value of supply. If a contractor is being given a work and a particular wood is supplied by the recipient, then the value of that wood shall form part of the value of supply provided by the contractor to the contractee. Sometimes it happens the cement is supplied by the contractee, steel is supplied by the contractee. If the contract was such that, listen to me very carefully, that the contract was such that the supplier shall incur the cost of steel or cement or a particular wood, but the recipient did so, then the value of that material which is provided by the recipient to the supplier shall form part of value of supply provided by the supplier to recipient and shall be subject to tax. But again, as I said, again the moot question here is, what does contract say? If the contract say that it is to be done, sir, Lamba sir, I am removing this phone. Whenever you have to say something to me, you can give me thumbs up and I'll put it back. So contract is a very important thing. If contract says that it is to be done by supplier and that is done by recipient, in that situation the value of that material, service, activity performed by the recipient shall form part value of taxable supply provided by the supplier to recipient. Right? In this case also, like there is a contract between there is a circular on 8 June 2018 which is talking, circular number 47, talking about original equipment manufacturer and the principal manufacturer. If the contract between OEM and the principal manufacturer is this, that a particular die, mold would be provided by the OEM only, but later it is provided by the principal manufacturer, then the cost of that die or a mold or a capital good which was supposed to be used by the OEM, arranged by the OEM, but later on provided by the principal manufacturer, that is Maruti for example, then the cost of that OEM, the cost of that particular mold die shall be apportioned over the number of products to be manufactured. For example, 1 lakh products to be manufactured with die, and the cost of that die or a mold is 10 lakh rupees. So 10 rupees per product, the value shall be added. If the value is, for example, 40 rupees or 50 rupees value for per product of 1 lakh products, now the value shall be increased by 10 rupees. That is the apportioned cost of that mold or die which was arranged by the recipient instead of the supplier. So that amortized cost is to be added. Right, friends?
सो नेक्स्ट इंक्लूजन जो है वो है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माय डियर फ्रेंड्स। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, अगर कोई भी आपने पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, कोई भी और आपने एडिशनल वर्क करके दिया एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी, that is to be added under the value. Now let me give you a very interesting example. Majority people ask me this. You are supplying goods. For example, you are supplying electronic goods, right? Now the recipient asks you to arrange for the transportation also. Recipient कहता है कि भैया मेरे लिए ट्रांसपोर्ट भी अरेंज कर दीजिए। अब आपने देखा कि बहुत सारे रेसिपिएंट आपके ऐसा कहने लग गए कि ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दीजिए मेरे लिए, तो आपने अपनी 2 गाड़ियां खरीद ली और आपने अपने इनवॉइस पे फ्रेट लगाई उन गाड़ियों की, मान लीजिए 1000 रुपया पर इनवॉइस, फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं 10,000 रुपए का माल है, 1000 रुपया फ्रेट। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं जो सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का था, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सप्लायर के साथ साथ जीटीए भी बन जाऊंगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट भी बन जाऊंगा? माय आंसर इज नो। ये जो फ्रेट की सप्लाई ऑफ सर्विस है, दैट इज एन एंसिलरी सप्लाई, दैट इज एन एंसिलरी सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज नेचुरली बंडल्ड। सेक्शन 8 आप सब पढ़ चुके हैं मित्रों। एक कंपोजिट सप्लाई होती है, एक मिक्स्ड सप्लाई होती है। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई प्रिडोमिनेंट नेचर की होती है। जब मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं तो मेरा प्रिडोमिनेंट वर्क है, जो पहला काम है वो गुड सप्लाई करना, ना कि जीटीए की सर्विसेज। जीटीए की सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड, जीटीए की सर्विसेज एंसिलरी टू माय प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स। सो इफ आई एम सप्लाइंग एयर कंडीशन and if providing services of installation also along with that, so the principal supply is supply of air condition and installation is ancillary to it. So if it is both supplied together, then it shall be considered to be composite supply. In this case also, when goods are supplied और उसके साथ साथ मैंने freight भी charge कर लिया, तो freight is an incidental expenses. Anything additional charged before or at the time of delivery, my dear friends, shall form part of value. अब आप कहेंगे इसके ऊपर वैल्यू तो बन गया 1000 रुपया, 10,000 जमा 1000, 11,000 का वैल्यू हो गया मित्रों। अब इसके ऊपर रेट क्या लगेगा? रेट मैंने जो गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दे रहा हूं वो तो 18% के है, और जीटीए पर रेट लगता है 5% रिवर्स चार्ज में और 12% फॉरवर्ड चार्ज में। तो क्या करूं? 10,000 रुपए पे 18 लगाऊं और 1,000 रुपए पे 12 लगाऊं? आंसर इज नो मित्रों। कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिडोमिनेंट सप्लाई होती है, जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, जो कि गुड्स की है, एंसिलरी सप्लाई पर भी वही रेट ऑफ टैक्स लगता है और वो लगेगा 18%, जो कि गुड्स का रेट है। मेरे हिसाब से मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप इंश्योरेंस चार्ज करते हो, आप पैकिंग चार्जेस चार्ज करते हो, आप कोई गिफ्ट रैपिंग चार्ज करते हो, आप कुछ भी एडिशनल चार्ज करते हो जो कि इनवॉइस पर आप चार्ज करते हो, तो सभी मित्रों वो मेरी वैल्यू का हिस्सा बनेगा और उसके ऊपर वही रेट लगेगा जिस पर जो ओरिजिनल गुड्स की या जो ओरिजिनल प्रिंसिपल सप्लाई है सर्विसेज की, वो रेट उस पर लगेगा। अगला इंक्लूजन, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अगर मैंने वो 11,000 रुपए का माल बेचा, मेरा एग्रीमेंट था कि 30 दिन में आप पेमेंट कर देंगे सर। मान लीजिए मैंने कालरा साहब को माल बेचा, मैंने कहा साहब 30 दिन में पेमेंट कर दीजिएगा। कालरा साहब ने कहा ओके। कालरा साहब किसी कारणवश जो है वो 30 दिन में पेमेंट नहीं कर पाए, हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि साहब अगर 30 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे तो प्रतिदिन 200 रुपया लूंगा साहब, प्रतिदिन 200 रुपया एडिशनल लूंगा साहब। तो कालरा साहब ने कहा ठीक है भाई राजेंद्र, ऐसा है भाई, देख ऐसा है, अभी समस्या चल रही है कंपनी में, सारी बातें ऐसी ऐसी, तो कोई बात नहीं, तू 200 रुपया प्रतिदिन ले लियो, मैं तुझे 15 दिन बाद दूंगा पेमेंट, 30 दिन में ही, मैं 45 दिन के बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कालरा साहब ने 11,000 रुपए की पेमेंट जब मुझे 15 दिन बाद दी, तो 15 गुणा 200 रुपए 3,000 रुपए एडिशनल दी। अब वो 3,000 रुपए जो है वो चाहे वो इंटरेस्ट ले लो, लेट फी ले लो, पेनल्टी ले लो, लेकिन है वो डिलेड पेमेंट के लिए, डिलेड पेमेंट के लिए। अब अगर वो डिलेड पेमेंट के लिए है तो माय डियर फ्रेंड्स वो भी वैल्यू का हिस्सा बन जाएगा। तो मेरी वैल्यू 11,000
नहीं होगी, मेरी वैल्यू 11,000 14,000 रुपए होगी, उसके ऊपर जीएसटी लगा। 18। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कालरा साहब ने 45 दिन तक पैसे नहीं दिए, 60 दिन तक पैसे नहीं दिए, एग्रीमेंट के हिसाब से 60 दिन के बाद इनके ऊपर जो है 6,000 रुपए का एडिशनल मेरा इंटरेस्ट का लेट फी का बिल चढ़ गया। तो जैसे कि जीएसटी में हम जैसे ही एक्रूवल बेसिस पर टैक्स होता है, जैसे ही सेक्शन 9 कहता है कि एक्रूवल बेसिस पे टैक्स होता है, लेकिन इस इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी को एक्रूवल बेसिस पे नहीं, रिसीट बेसिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स किया। जब इसका पैसा मुझे मिल जाएगा तभी मुझे इसका टैक्स देना है, अदरवाइज मुझे इस पे टैक्स नहीं देना है। जब कालरा साहब मुझे वो 3,000 2,000 1,000 जो भी एडिशनल देंगे तब मुझे उसका टैक्स मिलेगा, अदरवाइज टैक्स उसका नहीं मिलेगा। ये तो हमारी होगी जी चौथी बात। पांचवी बात जो हमारी इंक्लूड होती है वैल्यू में, वो होती है कोई भी सब्सिडी जो कि प्राइस से लिंक्ड है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी है दी दी है, वो नहीं जुड़ेगी। मान लीजिए अब हमारे साहब कालरा साहब बैठे हैं, कालरा साहब जो हैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहे हैं कि भाई राजेंद्र तुम जो क्या करते हो, जीएसटी पढ़ाते हो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा करो तुम जीएसटी पढ़ाने का 500 रुपए लेते हो। कालरा साहब मैं इतने लेता हूँ सर, बस निःशुल्क ही है एक तरीके से, सिर्फ इतना ही लेता हूँ। सिर्फ ये है कि 500 रुपए में इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा ना लगे कि फ्री है। फ्री चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं बनती है, उसकी वैल्यू नहीं बनती। सही है सर। एक सेकंड सर, मैंने हेडफोन उतारा हुआ है। जी सर, क्या कह रहे हैं सर? हाँ सही है सर, फ्री की कोई वैल्यू नहीं रहती हमेशा सर। जी सर, थोड़ी तो अमाउंट ले लो सर, उससे लगता है कि भाई इंटरेस्ट फ्री बन भी जाता नहीं है। है, लेकिन 500 रुपए लेता हूँ, 1,000 रुपए लेता हूँ। तो मान लीजिए आप कालरा साहब ने कहा भैया तू 1,000 रुपए लेता है और तू एक काम कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो छोड़ दे, वो तो पैसे वाली पार्टी है। हमारे जो अकाउंटेंट ब्रदर सिस्टर्स हैं, जीएसटी प्रोफेशनल्स जिनको हम कह लेते हैं, एडवोकेट छोड़ दो, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पैसे वाली पार्टी है, उनको तो कोई कंसेशन देनी नहीं है। क्यों कालरा साहब? एडवोकेट तो हमारे 250 साल पुराने बड़े भाई हैं, हम 250 साल बड़े हैं हमसे। तो मैं तो हमेशा बड़ा भाई कहता हूँ ये एडवोकेट्स को, ये तो हमारे बड़े भाई है। सो आपने कहा क्या भाई, देखो ऐसा है कि भाई आप एक काम कीजिए, कालरा साहब ने मुझे कहा राजेंद्र आप काम कीजिए, जो भी जीएसटी प्रोफेशनल्स है ना, आप 1,000 रुपए लेते हो, आप 1,000 मत लो, आप उनको 500 रुपए में ही अपना कोर्स दो। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स है आपके पास, वो 500 रुपए में कोर्स दो। अब जब भी मैं कोई एक इनरोलमेंट करूंगा जीएसटी प्रोफेशनल की, अकाउंटेंट भाई बहन की, तो 500 रुपए मैं उससे चार्ज करूंगा, 500 रुपए मैं कालरा साहब से चार्ज करूंगा। कालरा साहब एक जो है कॉर्पोरेट है, वो एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हैं, बस इसलिए मुझे वो सब्सिडी दे रहे हैं अपने हर कोर्स पे, तो 500 रुपए का एक सब्सिडी हो गया। Now this subsidy I would be recovering from Kalra Sahab, 500 rupees I would be recovering from my recipient, 500 from Kalra Sahab. Now actual price which I am recovering from my recipient is 500 only, but the government says if any subsidy which is linked with the price, Kalra Sahab says 1,000 rupees is the price, 50% recover from me, 50% from your accountant bhai. So the value of supply shall not be 50% जो कि मैं अपने अकाउंटेंट भाई से रिकवर करता हूं, बल्कि 1,000 रुपीज 500 रुपए इनका भी सब्सिडी में जुड़ जाए, सब्सिडी वाला जो है मेरी वैल्यू में जुड़ेगा और 1,000 रुपए वो मेरी वैल्यू बनेगी। लेकिन अगर कालरा साहब स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये कहते हैं भैया हम तो प्रमोट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट को, तुम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो तो 500 रुपए हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, तो मित्रों उस केस में वो प्रधानमंत्री जो आपका जो रोजगार योजना में या स्किल डेवलपमेंट में आता है उसको एग्जेम्पशन प्राप्त है, वो 500 रुपया जो है वैल्यू में नहीं जुड़ेगा, उसको स्पेसिफिकली वैल्यू से एक्सक्लूड किया है, स्पेसिफिकली उसको एग्जेम्पशन भी मित्रों दिया गया है। तो ये हमारे इंक्लूजन और एक छोटा सा एक्सक्लूजन, इंक्लूजन में एक्सक्लूजन, ठीक है जी, वो भी हो गया। अब एक्सक्लूजन में हमारे पास केवल एक ही आइटम है, आप उसका कोई भी नाम कह सकते हैं, आप उसको नाम कह सकते हैं इंसेंटिव, आप उसको नाम कह सकते हैं प्राइस रिडक्शन, आप उसको नाम कह सकते हैं दिवाली डिस्काउंट, आप उसको कोई भी नाम कह सकते हैं, उसका एक ही नाम है और वो है डिस्काउंट।
चाहे आप उसे किसी भी नॉमेनक्लेचर से प्रेजेंट करें, बट वो इवेंचुअली डिस्काउंट ही है, डिस्काउंट इन द वैल्यू, एंड दैट डिस्काउंट shall be reduced from the value. That discount shall be reduced from the value if it is given at the time or before supply. Then whatever the value of discount shall be reduced. 100 रुपए की आइटम है, MRP लिखा है 100 रुपए, और आप उसको 90% डिस्काउंट देते हैं। मित्रों, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, दूसरी, पार्टीज आर अनरिलेटेड। इवन इफ वो 90% डिस्काउंट में जाती है एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो डिस्काउंट दिया गया है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो डिस्काउंट दिया गया है, दैट डिस्काउंट इज डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स शैल बी चार्ज्ड ओनली ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज 10% ऑफ द वैल्यू। 100 रुपए में 90% डिस्काउंट दे दिया, केवल 10 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई। लेकिन डिस्काउंट अगर आफ्टर द सप्लाई दिया जा रहा है, अगर डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई दिया जा रहा है, तो ये 3 कंडीशन आपने पूरी करनी है, तभी आपका डिस्काउंट आपकी वैल्यू में से रिड्यूस होगा। ये डिस्काउंट के ऊपर मेरे मित्र बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते हैं रेगुलर बेसिस पे। हर रोज एक कोई सवाल तो इससे संबंधित मेरे पास आता ही आता है। डिस्काउंट अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कोई भी अमाउंट इनवॉइस में से रिडक्ट कीजिए, 2 कंडीशन सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की कंप्लाई कीजिए, एंड द वैल्यू इज एक्सेप्टेबल एज ए ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर आप आफ्टर सप्लाई करते हैं, तो ये 3 कंडीशन आपको पूरी करनी है, तब आपका डिस्काउंट वैल्यू में से रिड्यूस होगा। और वो 3 कंडीशन कौन सी हैं? पहली बात तो ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं, दिस शुड बी इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड एट द टाइम और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, मैंने कहा ना आपसे, आप माने या ना माने मित्रों, आप जितने भी अच्छे जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट्स के देखेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर जब भी झगड़ा हुआ है, एग्रीमेंट्स ही सेव करते हैं, एग्रीमेंट्स ही लूज करते हैं। तो एग्रीमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मेरे मित्र, मेरे अमित कुमार जी भी मेरे साथ हैं, जरा आइए अमित जी, शक्ल दिखाइए एक बारी। मैं आज इनके ऑफिस में बैठा हूं, बस एक बारी जरा आप सभी दर्शन कर लें। सभी को गुड इवनिंग, और सभी जो है जीएसटी का लाभ उठाएं, और जीएसटी में जो है राजेंद्र सर का जो विजन है उसको जो है आगे तक पहुंचाए। हमारी यही शुभकामनाएं है सभी के साथ। धन्यवाद। और सब लोग इस बार मिलजुल के इनको सीसी भी पहुंचाना है। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या है सर, मित्रों को नहीं रोक सकते हैं आप वोट अपील से, ये कर ही देते हैं। तो ये आज मैं अमित जी के ऑफिस में कालरा साहब बैठा हूँ, क्योंकि अपने इलेक्शन कैंपेन पे हूँ, तो जहां भी नजदीक ऑफिस किसी मित्र का नजर आता है वहां बैठ जाता हूँ। ठीक है सर, बढ़िया है जी। तो और सब्जेक्ट तो हमारे साथ हमेशा 24 घंटे चलता है सर, सब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि सर सबसे जरूरी जो है वो एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट है तो फिर तो बात सही है। आप एग्रीमेंट अगर प्रूव करता है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, तो बात सही है। सो अगर आपने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देना है, तो फर्स्ट इट शुड बी इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इनवॉइसेस, लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। पहली कंडीशन में हालांकि 2 कंडीशंस हैं, बट पहली कंडीशन इट शुड बी इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट एंड लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि रेसिपिएंट ने कॉरेस्पॉन्डिंगली अपना आईटीसी भी रिवर्स कर दिया हो। आपको तभी अपना आउटपुट रिवर्स करने की सुविधा प्राप्त होगी
जब रेसिपिएंट अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देगा। तो ये 3 कंडीशंस हो गई मित्रों, एग्रीमेंट के अनुसार होना चाहिए, आपके इनवॉइसेस से लिंक होना चाहिए, और आपका रेसिपिएंट जो है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना चाहिए। तो ये जो सबसे जरूरी बात है, ये सबसे जरूरी आपने समझना है कि ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं तो आप अपना आउटपुट टैक्स में से रिवर्स कर सकते हैं। आउटपुट टैक्स जैसे ही आप अपनी वैल्यू रिड्यूस करेंगे, आपका आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। तो आप आउटपुट टैक्स रिडक्शन तभी अलाउड है कि भैया जब आपका इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका रिड्यूस हो सके। अब नॉर्मली क्या होता है मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्रेडिट नोट्स आते हैं हमारे पास सेक्शन 34 में, हालांकि आज का विषय नहीं है, थोड़ा सा टच कर रहा हूँ बस, थोड़ा सा, जरा सा 2 मिनट के लिए। क्रेडिट नोट्स आते हैं सेक्शन 34 में। जब भी वैल्यू रिड्यूस होती है तो सप्लायर क्रेडिट नोट देता है, और केवल सप्लायर ही क्रेडिट नोट दे सकता है, रेसिपिएंट क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नहीं दे सकता। आप कृपया ध्यान कर लें। तो सब सप्लायर क्रेडिट नोट देता है मित्रों, तो उस केस में ये सप्लायर के ऊपर निहित है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वो अपना आउटपुट टैक्स रिड्यूस करे या ना करे। आउटपुट टैक्स रिडक्शन इज अ फैसिलिटी, एंड इफ ही डजंट वांट टू अवेल दिस फैसिलिटी, nobody can challenge him, nobody can stop him. मेरे पास कोई फैसिलिटी है and I am not availing it, so nobody can challenge me, nobody can force me to avail that facility. Similarly, अगर वो क्रेडिट नोट अपना इशू करता है जो सप्लायर है, और अपना जीएसटी चार्ज नहीं करता, जीएसटी चार्ज नहीं करता, इसका मतलब आउटपुट टैक्स रिड्यूस नहीं करता। अगर वो आउटपुट रिड्यूस नहीं करता तो मेरे मित्रों के दिमाग में एक सवाल आता है, वो ये आता है कि भैया मुझे अपना इनपुट रिड्यूस करना है क्या। अब मैं आपको बताऊं, अमित जी अभी यहाँ नहीं है, अमित जी के केस में भी सेम प्रॉब्लम था, और हम जानते हैं उसमें 10 लाख रुपए का, 10.5 लाख रुपए का इनपुट टैक्स रिडक्शन करने के ऊपर बैठे थे। और जैसे ही वो केस हमारे सामने आया तो हमने सजेस्ट किया कि भैया इनपुट टैक्स रिडक्शन नहीं करना है, देयर इज नो कंपल्शन। अगर सामने वाले ने अपना आउटपुट रिड्यूस नहीं किया, क्रेडिट नोट पे टैक्स नहीं लगाया, तो आपको अपना इनपुट रिड्यूस नहीं करना है। ये केवल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी हो सकता है। सर्कुलर 92 7 मार्च 2019 ने इस बात को बहुत क्लियरली विजुअलाइज किया है, समझ रहे हैं आप। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन कंडीशंस को बात। सर 15 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर भैया 15(1) में आपको वैल्यू नहीं मिलता तो एज पर रूल्स जाइए, रूल 27 to 32। अब आगे बढ़ते हैं जी हम। ये एक हम हमेशा बात कर रहे हैं कि रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन कौन है? रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हमारे सेक्शन 15 में ही दी गई है। हमारे सेक्शन 15 में ही रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, और वो क्या है? पर्सन shall be deemed to be related persons if such persons are officers or directors of one's another business. Such persons are legally recognized partners in business. Such persons are employer and employee. Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting power. One of them directly or indirectly controls the others. Now, one of them directly or indirectly controls the others. मतलब employer, employee, teacher, student, husband, wife, directly or indirectly controls the other. In this particular, कालरा साहब मैं आपको बताना चाहूंगा सर अपनी समझ के हिसाब से, इस पर्टिकुलर क्लॉज में मेजॉरिटी ट्रांजेक्शंस जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो जाएंगे, जहां पर वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर्स। ये प्रूफ कैसे होगा कौन कंट्रोल करता है और कौन नहीं करता है? और कंट्रोलिंग की कोई डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई है कि कंट्रोल का क्या मतलब है। तो डिपार्टमेंट हर बार जब डिपार्टमेंटल ऑडिट अंडर सेक्शन 65 में आएगा, आपकी हर वैल्यू को रिजेक्ट करेगा। आप ध्यान रखें मित्रों कि एज एन ऑडिटर, एज ए कंसल्टेंट, एज अ इवन कंप्लायंस कीपर, यू नीड टू नो द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। You must ask the related party transactions, because the related party transactions shall be, the value for related party transactions shall be rejected. Today you determine the value,
Else when they would determine the value, you would not able even to collect the remaining value from the recipient also. Of course at least the tax is to be collected ना, भले वैल्यू ना कलेक्ट की जाए बट वैल्यू एडिशनल वैल्यू पर टैक्स तो कलेक्ट करना बनता है आपका। डेबिट नोट तो आप टैक्स का रेस कर ही सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और अब सेक्शन 34 में 1/1/2020 से डीलिंकिंग कर दिया इनवॉइस का, तो कभी भी डेबिट नोट बना दें किसी भी पीरियड का। 17-18 का डेबिट नोट आज बना दें, उसके ऊपर जो टैक्स आप चार्ज करेंगे एज ए सप्लायर, रेसिपिएंट को आज क्रेडिट मिल जाएगा, 16/4 नहीं लगेगा। मैं थोड़ा थोड़ा लिंकिंग बातों को बताता जा रहा हूं, बस ज्यादा नहीं। सो मित्रों, ये आपने रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये मैं ऑलमोस्ट बातें आपके साथ कवर कर चुका हूं। एक बात मैं वैल्यू में इंक्लूड करना चाहता हूं, जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल I am a landlord. I have a immovable property which is being let out, commercially let out. दो बातें पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मैं आपसे चैट बॉक्स में जवाब चाहता हूं मित्रों। पहला, वैल्यू के ऊपर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। मैंने प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए महीने के ऊपर लेट आउट की, म्युनिसिपल टैक्स मेरे नाम पर आता है, मैंने पे किया और कलेक्ट किया अपने टेनेंट से। मुझे जवाब दीजिए, क्या ये म्युनिसिपल टैक्स मेरी वैल्यू में जुड़ेगा? क्या इसके ऊपर मुझे जीएसटी लगाना होगा? जवाब दीजिए मित्रों, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, प्लीज रिप्लाई फास्ट। म्युनिसिपल टैक्स मेरे नाम पर आता है, मैंने पे किया, कलेक्ट किया टेनेंट से, क्या ये मेरी वैल्यू में जुड़ेगा? गणेश रात्रि जी कहते हैं जी जुड़ेगा, और एक ही यस, एक ही जवाब आया। भीम सिंह एडवोकेट साहब हमारी प्राइवेट चैट में कहते हैं जी जुड़ेगा, बहुत बढ़िया सर। चेतन कुमार प्रजापति कहते हैं नहीं जुड़ेगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र कुमार जी कहते हैं नहीं जुड़ेगा। चलिए जी अगला सवाल, इस सवाल को मझधार में छोड़कर अगला सवाल, और कंफ्यूज होते हैं। अब मैं बिजली का मीटर जो है वो मेरे नाम पे लगा, ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड के नाम पे होगा। जितने टेनेंट आएंगे कोई बिजली का मीटर थोड़ा ना बदल जाता है टेनेंट के नाम पे, लेकिन सब मीटर लगा हुआ है। राजेश अडवाणी जी कहते हैं नहीं, एज ए प्योर एजेंट सर सब मीटर लगा हुआ है, सब मीटर लगा हुआ है। बिजली का बिल मेरे नाम पर आता है, मैं पे करता हूं, कलेक्ट करता हूं अपने टेनेंट से। मैं भी रहता हूं, 3 मंजिल फ्लोर है, एक में मेरा टेनेंट है, बाकी 2 में मैं खुद रहता हूं। 3 मंजिल का घर है, उसमें कमर्शियल या कमर्शियल एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल, जो टैक्स लग रहा है। अब सब मीटर मैंने उस टेनेंट का लगा रखा है, उसका बिल 10,000 रुपए आता है, लाख रुपए रेंट है, 1,10,000 रुपए कलेक्ट करता हूं। तो क्या 1 लाख पर जीएसटी लगाऊंगा या 1,10,000 रुपए पे जीएसटी लगाऊंगा? क्या जीएसटी लगाऊंगा 10,000 रुपए पे? माय डियर फ्रेंड्स, अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगेन द रोल ऑफ एग्रीमेंट वुड बी ऑफ pro vital. The most important role would be of agreement. If agreement says that the municipal taxes shall be collected by the landlord and paid on behalf of the recipient, the bijli ka bill shall be collected by the landlord and paid on behalf of the tenant, kirayedar, then my dear friends, it shall not form part of value, because then I would be acting as a pure agent. मैं प्योर एजेंट के बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए,
ये वैल्यूएशन रूल का पूरा मैट्रिक्स है मित्रों। 3 मेजर बातें, अगर कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी है तो रूल 27 लगेगा, अगर रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पार्टी है तो रूल 28 लगेगा, और अगर एजेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शन है तो रूल 29 लगेगा। और अगर 27, 28, 29 के अनुसार कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो पाती, वैल्यूएशन नहीं हो पाती, तो 30, 31 के अनुसार वैल्यूएशन होगी। 27, 28, 29, 30, 31। 27 कहता है कि अगर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन देन व्हाट शैल बी द वैल्यू। 28 कहता है व्हेन देयर इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन, देन व्हाट शैल बी द वैल्यू। 28 कहता है इन केस ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हाट शैल बी द वैल्यू। If the value is not determinable under section 27, 28, 29, then the rule 30, not section but rule 27, 28, 29, then rule 30 and 31 shall apply. चलिए जी, मैंने आपको ब्रॉडर स्ट्रक्चर बता दिया, ब्रॉडर स्ट्रक्चर बता दिया। डिस्काउंट जितने भी तरीके के होते हैं मैंने सारे आपको बता दिए। एक आपको की पॉइंट देना चाहता हूं डिस्काउंट के ऊपर, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं डिस्काउंट के ऊपर। मित्रों, every discount can be considered to be in pursuance of an agreement if a particular brochure is created and that is being shared by the supplier to the recipient before the supply. जैसे कि डिस्काउंट देना है, दिवाली डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट shall be 2% of the turnover or 10,000 rupees for this value, और नीचे एस्ट्रिक मार्क करके लिख दीजिए that the amount or the value of discount shall vary from time to time, the scheme shall be liable to be changed according to the management from time to time. एक ब्रोचर बनाकर दे दीजिए, जैसे सबके यहाँ टैरिफ चार्ट होता है, उसमें डिस्काउंट स्कीम्स के चार्ट होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हैं चाहे लार्ज ट्रेडर्स हैं। आपने दिवाली डिस्काउंट देना है, न्यू ईयर डिस्काउंट देना है, बर्थडे डिस्काउंट देना है, जय माता दी डिस्काउंट देना है, मेरा हैप्पी एनिवर्सरी डिस्काउंट देना है, जो भी डिस्काउंट देना है आप एक चिट्ठी बना दीजिए और उसको भेज दीजिए, और उस चिट्ठी के अनुसार ही डिस्काउंट दीजिए, और उसमें एस्ट्रिक लिख दीजिए कि इस चिट्ठी में जो भी डिस्काउंट है वो मैनेजमेंट कभी भी बदल सकती है। हो गया इन एग्रीमेंट, इन पर्सुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट, और लिंक कर दीजिए इनवॉइसेस से। हर डिस्काउंट के ऊपर आउटपुट टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि किसी भी डिस्काउंट के ऊपर आउटपुट टैक्स रिड्यूस ना करें, क्योंकि आपके रेसिपिएंट ने इनपुट रिड्यूस किया कि नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी है ये चेक करना, लेकिन आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये चेक करने का। इसलिए अपना आउटपुट रिड्यूस ना करें, क्योंकि अगर आपसे ये प्रूफ करवा लिया गया भविष्य में कि ये प्रूफ कीजिए कि आपके रेसिपिएंट ने इनपुट रिड्यूस किया है, तो भाई साहब मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपका आउटपुट रिडक्शन उस समय आपकी वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा और आपकी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। अभी तो कोई समस्या ही नहीं है, अभी अगर आपने आउटपुट रिड्यूस नहीं किया, वो इनपुट रिड्यूस नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं, चलन दो। लेकिन अगर आज आपने आउटपुट रिड्यूस कर दिया और फ्यूचर में मैं ये प्रूव नहीं कर पाया कि उसने इनपुट रिड्यूस किया है कि नहीं किया, तो मेरा जो रिडक्शन इन आउटपुट है वो वापस ऐड हो जाएगा मेरी वैल्यू में, और मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा उस समय ब्याज के साथ, और हो सकता है मुझ पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स विद द इंटेंट ऑफ फ्रॉड वो भी लग जाए और पेनल्टी भी लग जाए। सो बी केयरफुल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, रूल 27 से 35 की बात करते हैं, चैप्टर 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। अगर मनी में नहीं है तो ये जो आपके पास ABCD लिखे हैं इसके हिसाब से वैल्यू बनेगी। ABCD इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ही चलेगा। A, द वैल्यू शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू को मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ओपन मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन यहां है इस स्लाइड में। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है? रूल 27 ही नहीं, रूल 28 भी ओपन मार्केट वैल्यू की बात करता है, 29 भी ओपन मार्केट वैल्यू की बात करता है।
और ओपन मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन हमने यहां दी हुई है आपको, जो कि कानून में ही दी गई है। ओपन मार्केट वैल्यू का अर्थ है द वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग द टैक्स वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। आपको वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकालनी है जहां की रिलेटेड पार्टीज ना हो, एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन टू ऑब्टेन सच सप्लाई एट द सेम टाइम। और उसी समय की ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकालनी है जिस समय ये सप्लाई हुई है, जिसकी वैल्यू आप बना रहे हैं रूल्स में। तो आपको इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन उठानी है मार्केट से, जिसमें प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो। आपको याद होगा इनकम टैक्स में जब भी कैपिटल गेन्स में वैल्यूएशन रिजेक्ट की जाती है तो वैल्यू रेफर की जाती है ना वैल्यूएशन ऑफिसर को, और वहां पर वो वैल्यू चेक करता है और चेक करता है कि सेम विसिनिटी में, सेम एरिया में जो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन में रजिस्ट्री में क्या वैल्यू ली गई है सर्कल रेट के अनुसार, तो उस पर वो वैल्यू कर देता है उस ट्रांजैक्शन को जो कि सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन में वैल्यू की जाए, आपने वैल्यू की है। सिमिलर है यहां पर ओपन मार्केट वैल्यू हमारे रूल 27 में। यहां पर भी आपको इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन को पकड़ना है और उसके हिसाब से, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मित्रों। यहां पर हमें रिलेटेड पार्टी के बीच में एक ट्रांजैक्शन को वैल्यू करना था। ट्रांजैक्शन थी फ्लाइंग की, प्राइवेट जेट फ्लाइंग। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज हैविंग अ रिलेटेड पार्टी हु इज ओइंग प्राइवेट जेट्स। प्राइवेट जेट्स आर यूज्ड बाय दिस रिलेटेड पार्टी, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Both are related party. Now, if this company who is owning the jets, aeroplanes की बात कर रहा हूं मैं आपको, who is owning the jets, has to supply of flying services to this particular related party. Now we identified कि similar companies जब independently market में unrelated parties को per flying hour 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए लेते हैं, तो वो हमें निकाल कर ला कर दो। हमने वहां से ओपन मार्केट वैल्यू निकाली और उस ओपन मार्केट वैल्यू पर हमने इस रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया। डिपार्टमेंट कैन नॉट रिजेक्ट इट, डिपार्टमेंट कैन नॉट रिजेक्ट इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? दैट इज वेयर द वेल इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू कम्स। चलिए जी, सो ओपन मार्केट वैल्यू, या अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो उस केस में the sum total of consideration in money and equivalent amount which is not in money, तो उसको भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, equivalent amount which is not in money। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, equivalent amount which is not in money आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो और नीचे चले जाइए, क्लॉज सी पे चले जाइए। क्लॉज सी कहता है भैया लाइक काइंड एंड क्वालिटी, काइंड एंड क्वालिटी, क्वालिटी भी उसकी इमेज, उसकी प्रोडक्ट, उसका मार्केट शेयर, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका नाम, उस तरह का प्रोडक्ट। जैसे अब मान लीजिए मैं, ये एप्पल फोन है, वैसे मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं, अपने फोन का बैकग्राउंड दिखा रहा हूं, तो वैसे ये एप्पल फोन है। अब इस एप्पल फोन का लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या होगा? कैन इट बी ओप्पो? कैन इट बी वीवो? नो, it can be compared with the upper edge of the Samsung brand. Are you getting my point? So like, kind and quality आपको कंपेयर करना है, तब आप प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक काइंड एंड क्वालिटी की डेफिनेशन मैं आपको दिखा दूं जी, यहां पर लिखिए आपकी स्क्रीन पे। मीन्स एनी अदर सप्लाई मेड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, made under similar circumstances in respect of the characteristics, quality, quantity, functional components, materials and the reputation is the same or closely or substantially resembles, या तो सेम हो या closely resemble करती हो, that supply of goods or services, वो like kind है। तो क्वालिटी भी देखनी है, क्वांटिटी भी देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक भी देखने हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स भी देखने हैं, मटेरियल भी देखना है, तब जाकर आप लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अब अगर मान लीजिए आप लांबा साहब की सर्विसेज लेते हैं, तो लांबा साहब की सर्विसेज मेरी सर्विसेज से कंपेयर नहीं हो सकती। लांबा साहब इज अ सीनियर प्रोफेशनल,
लांबा साहब की सर्विसेज को मेरी सर्विसेज से कंपेयर नहीं कर सकते। सो लांबा साहब अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं काम के, तो मैं तो 25 ही लेता हूं। सो लाइक, काइंड एंड क्वालिटी नहीं हुआ। जी लांबा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगा जब तक मैं लांबा साहब का नाम नहीं लूंगा, लांबा साहब के दर्शन नहीं होंगे। देखिए आगे प्रकट हो गए। सर आप म्यूट है, सर आप म्यूट है। सर कुछ नहीं कहना चाहते, आपको कुछ कह सकते हैं हम? अरे नहीं सर, आप बड़े भाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, और वैसे भी कैंडिडेट को तो कोई कुछ भी कह सकता है सर। जी, तो अब सर्विसेज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड्स में तो चलिए फिर भी पॉसिबल होता है लाइक, काइंड एंड क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना, बट सर्विसेज आर ऑल द मोर पेक्युलियर। एक डॉक्टर है जो 35 रुपए में नब्ज देखता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, और पुड़िया में बांध के दवाई भी देता है। और एक डॉक्टर है जो 1500 रुपए लेता है और सिर्फ 4 बातें सुनता है तुम्हारी, हाथ भी दूर से लगाता है, पल्स को दूर से चेक करता है, और दवाई लिख के कहता है ये लो 2000 रुपए की दवाई बाहर से ले लेना, 1500 रुपए मेरी फीस दे दो। सो सर्विसेज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। So that is all the more difficult, and that is why we say that in this situation in GST, valuation of service is going to be most litigative, क्योंकि सर्विसेज का कोई स्टैंडर्डाइज्ड रेट नहीं होता, स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस नहीं होता। अब मैं मान लीजिए मैं अपनी सर्विसेज जो है, मैं 5 स्टार होटल में बैठ जाऊं और मैं कहूं जी मैं तो 50,000 रुपए घंटा लेता हूं। अब जरूरी थोड़ा ना कि भाई वो 50,000 घंटे की कैसे वैल्यू डिटरमाइन, हम हालांकि वैल्यू को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, लेकिन वैल्यू जो है अर्थशास्त्र में, वैल्यू इज नोन एज द वांट सेटिस्फाइंग पावर। प्राइस एंड वैल्यू, हालांकि हमारे यहाँ कानून में वैल्यू को, प्राइस इज वैल्यू, व्हाटएवर प्राइस पेड और पेबल इज द वैल्यू, बट अर्थशास्त्र में, मैं आई एम अ वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां पर प्राइस और वैल्यू में दोनों में अंतर है। वहां कहते हैं वैल्यू इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर, प्राइस इज द व्हाट इज पेबल इन कैश। सो वैल्यू मे बी मोर देन द प्राइस समटाइम्स, और वैल्यू मे बी लेस देन द प्राइस समटाइम्स, बट हियर प्राइस एंड वैल्यू वुड बी द सेम, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो दैट इज द लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। मैंने आपको वंस फॉर ऑल समझा दिया। अगर लाइक, काइंड एंड क्वालिटी भी ना मिले मित्रों, तो बहुत सुंदर है, बहुत ही आसान बात कही है। जैसे कि भगवान ने भागवत गीता में कहा है कि कोई ज्ञान, कोई योग कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान माध्यम मुझे प्राप्त करने का कर्म योग है। वैसे ही इस रूल ने कह दिया कुछ भी ना हो तो रूल 30, रूल 31, बेस्ट जजमेंट, कॉस्ट प्लस बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट जो भी ठीक लगे 31 में लगा देना, 30 में कॉस्ट प्लस 10% लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो 30-31 भी देखेंगे हम थोड़ी सी देर में। तो 30, अगर आप कहीं भी ओपन मार्केट वैल्यू ना निकाल सके, आप मनी वैल्यू ना निकाल सके, आप लाइक, काइंड एंड क्वालिटी ना निकाल सके, तो भाई साहब टेंशन नहीं है, भगवान कृष्ण के रास्ते पे, कर्म योग पे चलिए, सीधा उन तक पहुंचेंगे। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। अगर मान लीजिए, अब जैसे मैं यहाँ पर सप्लाई को भी थोड़ा सा फिगमेंट कर देता हूँ। जैसे कि हमारे लांबा साहब हमें दर्शन दे रहे हैं। अब लांबा साहब को मैंने कहा भाई साहब, लांबा साहब ये एप्पल है, लांबा साहब के पास जो फोन है, लांबा साहब मैंने कहा भाई साहब आप एक्सचेंज कर लें हम दोनों। कहते कर लो, कर लो। ध्यान से सुनिए ना मित्रों, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन दिखा रहा हूँ। कहते कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। तो लांबा साहब ने अपना फोन मुझे दे दिया, मैंने अपना फोन लांबा साहब। In this law, this is called barter. Barter. When no value is assigned to the exchange. लेकिन लांबा साहब कहते नहीं राजेंद्र, मेरे फोन का तो भाई मेरा फोन है, मनोज लांबा का फोन है, 2 लाख रुपए वैल्यू। मैंने कहा भाई साहब 2 लाख का तो कोई एप्पल नहीं आता। कहते मेरा फोन है भाई, 2 लाख रुपए मेरी वैल्यू है फोन की। मैंने कहा भाई साहब मेरा फोन तो 40,000 रुपए का है।
अब तो सेकंड हैंड तो 35 में 30 में, कहते ठीक है मेरा 2 लाख का तेरा 35 का या 30-40 का, चल तू भाई है छोटा 40 का लगा लेते हैं। लांबा साहब धन्यवाद सर, 40 का लगा लेते हैं। मैंने कहा 2 लाख घटा 40, 1,60,000 रुपए कहते हैं लांबा साहब तू मुझे दे दे और फोन एक्सचेंज कर ले। My dear friends, here the value is attached to the transaction. So the value, whether would it be considered as 1,60,000 or 2 lakh, जिस पर GST लगना है, आंसर इज वैल्यू शैल बी 2 लाख, नॉट 1,60,000। नॉर्मली ज्वेलर्स के पास हम जाते हैं, हम पुराना गोल्ड ले जाते हैं और उसको कहते हैं भैया ये ले लो और इसके बदले में हमें ये सामान दे दो, जो डिफरेंस बनेगा हम दे देंगे। हमने 50,000 रुपए का गोल्ड पुराना दिया और 5 लाख का नया खरीद लिया, तो वैल्यू क्या है 4.5 लाख है, हमने तो 4.5 लाख ही दिया, नहीं वैल्यू 5 लाख होगी, द ओरिजिनल प्राइस विच इज बीन एक्सचेंज्ड। ठीक है जी, चलिए ये भी हमने देख लिया। रूल 28 देख लेते हैं, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम मेजॉरिटी चीजें, हालांकि वैसे हम मैं आगे की भी जो लिंक्ड चीजें वो आपको यहाँ बताता चाह रहा हूँ। कुछ एडवांस रूलिंग्स की भी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो रेंटल्स के ऊपर थी, बट पीपीटी में यहाँ है। पीपीटी में लांबा साहब को सप्लाई करूंगा या संजीव अरोड़ा जी को दे दूंगा, तो दोनों में से आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पर्सनली किसी को ईमेल नहीं कर पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। आप व्हाट्सएप कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे कोई मांग लेगा, मेरा नंबर मोबाइल यहाँ नजर आ रहा है, व्हाट्सएप पे मांग लेगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, मेल नहीं कर पाऊंगा। चलिए रूल 28, रूल 28 में कहते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगी तो उस केस में वैल्यू कैसे बनेगी। पहले तो ये समझना जरूरी है, फटाफट बता रहा हूँ। रिलेटेड पर्सन तो एक्सप्लेनेशन टू दी सेक्शन 15 है, बता दिया मैंने रिलेटेड पर्सन कौन होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में लिखा है, जब एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर पर एक से अधिक GSTIN होते हैं, आपस में उनका जो संबंध होता है वो डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाते हैं। उनके बीच में ट्रांजैक्शंस अगर बिना कंसिडरेशन के भी होती हैं तो शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2 के अनुसार वो सप्लाई होती हैं और वो टैक्सेबल होती हैं। अब अगर मान लीजिए आपने गुड्स या सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस सप्लाई की हैं तो वो टैक्सेबल है, लेकिन सेक्शन 15(1) के अनुसार नहीं होगा, रूल 28 के अनुसार उसका वैल्यू होगा। शुरुआत वैसे ही की है, या तो OMV दे दीजिए हमें, OMV नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी दे दीजिए हमें, वो भी नहीं है तो रूल 30 या 31 के अनुसार कर दीजिए। मेरे ख्याल अब आपको OMV भी बताने की जरूरत नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी बताने की जरूरत नहीं है। 30-31 अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं, अभी बता दूंगा 30-31, 29 के बाद 30-31 बताऊंगा और सबके साथ दोबारा लिंक कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज अब आप यहां से जाएंगे तो वैल्यूएशन मैं आपको एश्योर करता हूं आपकी टिप्स पे होगी, और वैल्यूएशन इज द की, टेक माय वर्ड्स। आप दो चीजें, 3 चीजें पकड़ लें इस कानून में, सिर्फ 3 चीजें, लेवी, वैल्यू, ITC। किस पर लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा और क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ऑफ कोर्स रेट उठा लेंगे तो पकड़ में आ जाएगी सारी कहानी, उसके बाद कुछ नहीं बचता, बाकी चुन्नू मुन्नू, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, छोटी मोटी बातें हैं। आप लेवी पकड़ लीजिए। मैंने कल परसों एक क्लास लिया था जिसके ऊपर मैंने सप्लाई के ऊपर बात की थी, केवल सप्लाई के ऊपर मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा बोला था, और वो आप YouTube पे भी देख सकते हैं, मेरा लेटेस्ट प्रोग्राम है, वेबटेल पे बोला था मैंने तो वो बेसिकली उसमें मैंने एक इक्वेशन दी थी। मैं एक छोटा सा आपसे डाइग्रेस हो रहा हूँ, एक इक्वेशन मैं सभी मित्रों को यहाँ लिखवाना चाहता हूँ। मैं लेवी के ऊपर मैंने एक इक्वेशन खुद से बनाई है, इस इक्वेशन को आप लगाएं, आपके सामने कोई भी एक्टिविटी आएगी ना, आप इमीडिएटली डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या ये एक्टिविटी सप्लाई है, और अगर सप्लाई है तो क्या ये टैक्सेबल है। मैं बहुत सारे मित्र मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं, गणेश जी से या सुरजीत सरकार से, किसी से भी निवेदन करूंगा या किसी से भी कि वो लिखें और इस इक्वेशन को चैट बॉक्स में सबके लिए डाल दें। लिखिए, सेक्शन 7 प्लस शेड्यूल 1 माइनस शेड्यूल 3, सेक्शन 7 प्लस शेड्यूल 1 माइनस शेड्यूल 3 माइनस सेक्शन 11 is equal to linear equation
giving you the exact crux result, to the point result. Section 7 plus schedule 1 minus schedule 3 minus section 11 is equal to every activity which is supply as well as taxable. Every activity which is supply as well as taxable. इस इक्वेशन से बाहर निकलकर जो भी आएगा मित्रों, वो सप्लाई भी होगी एक्टिविटी और टैक्सेबल भी होगी. रेस्ट एश्योर्ड बाय राजेंद्र अरोड़ा. As simple as that. So सेक्शन 7, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, सेक्शन 11, मैं इसको नहीं बता रहा हूं आपको, अभी समय नहीं है उसका, क्योंकि अभी समान इस टॉपिक का जरूरी है और आवश्यक होता है कि हम अपने टॉपिक पर रहें, उसी पर जो बात कहनी है उसी पर कहें. तो मैं टॉपिक पे रहूंगा. छोटा सा कॉफी बीन आपको दिया है. कॉफी बीन, कालरा साहब, हमेशा मैं कॉफी बीन का एग्जांपल लेता हूं. लांबा साहब, जब लांबा साहब हमारे भाभी जी के लिए परफ्यूम खरीदने जाते हैं, लांबा साहब जाते हैं आप? अरे आप मुस्कुरा दीजिए, अगर हमें पता लग जाता है कि आप सही है, नहीं तो हमें लगता है गुस्से में बैठे हैं कहीं. तो लांबा साहब जब परफ्यूम खरीदने जाते हैं ना भाभी जी के लिए, तो जो दुकानदार है, जो भी सेल्स पर्सन है या जो भी है, वो हर नेक्स्ट परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से पहले लांबा साहब को कॉफी बीन्स सुखाते हैं. उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है जी, कि नेक्स्ट फ्रेग्रेंस का टेस्ट आपको मिले. नहीं तो आप एक के बाद जब दूसरी फ्रेग्रेंस लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं लगता कि वो मीठी है, कड़वी है, खारी है, तेज है, सुंदर है, कैसी है, उसका क्या शेप है लामा साहब. तो इसलिए कॉफी बीन्स भी, ये हमारे जो बीच बीच में छोटे छोटे आपको मिलते हैं ना सर, ये कॉफी बीन्स है. क्योंकि फ्रेग्रेंस अगर कॉन्टिन्यूस चलती रहे तो सर पे चढ़ जाती है और सर दर्द हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए. तो एक खुशबू के बाद दूसरी खुशबू आने से पहले कॉफी बीन आते हैं. तो वो ये है सर हमारे. ठीक है भीम सिंह जी? यस सर, मजा आ रहा है. बिल्कुल आनंद आ रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल देखिए सर, आनंद आ गया तो बस हमारा पर्पस अचीव हो गया सर. फिर तो हमारा पर्पस काम हो गया. नहीं, सो नाइस सर, सो नाइस, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. तो आगे बढ़ते हैं सर. तो अब ये रूल जो मैंने आपको इक्वेशन बताई, इस इक्वेशन में आप कोई भी एक्टिविटी लगाएं, आपका रिजल्ट आएगा. मैं ये नहीं बता रहा हूँ सेक्शन 7 में क्या होगा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, सेक्शन 11 मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी. मैंने आपको इक्वेशन दी. गणेश रातुरी जी पूरी इक्वेशन लिखिए. इज इक्वल टू एवरी एक्टिविटी विच इज सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल. गणेश जी प्लीज, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आपने 40 घंटे बिताए हैं मेरे साथ. जी, इस प्रोवाइजो में दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोवाइजो हैं. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. इस रूल में बड़े दो महत्वपूर्ण प्रोवाइजो हैं. पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आप बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन, मतलब मैं दिल्ली में हूं, मेरी एक यूनिट हरियाणा में है, मेरी एक यूनिट यूपी में है, मेरी एक यूनिट राजस्थान में है, तो आपस में जो इनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी. तो दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोवाइजो दिए गए हैं. पहला प्रोवाइजो, दूसरा प्रोवाइजो. वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के ऊपर प्रोवाइजो है, आप ध्यान से देखिए. पहला प्रोवाइजो कहता है कि अगर मेरे रेसिपिएंट ने एज सच फर्दर सप्लाई कर देनी है जो मैं गुड्स उसको बेच रहा हूं, एज सच वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच का अर्थ होता है एज इट इज, बिना कोई चेंज किए. अगर एज सच मैंने उसको ये स्टेपलर भेजा और ये स्टेपलर एज इट इज पैक्ड अवस्था में आगे चला जाएगा, और जो आगे जो खरीदेगा वो उसका अनरिलेटेड पार्टी होगा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होगा, तो उस केस में जो मैं किस वैल्यू पर उसको बेच सकता हूं, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर द लाइक काइंड एंड क्वालिटी पर भी मैं उसको बेच सकता हूं. पहला प्रोवाइजो. दूसरा प्रोवाइजो कि अगर मेरे रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट मिलता है, उसमें कोई भी वो उसको क्रेडिट का वांदा नहीं है, क्रेडिट का थोड़ नहीं है, तो मैं किसी भी वैल्यू पर उसको बेच दूं, मुझे मेरी वैल्यू एक्सेप्टेबल है. किसी भी वैल्यू पर मैं उसको बेच दूं, मैं वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है. Are you with me? Getting my point, sir, everybody? So friends,
ये दो प्रोवाइजो बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल भीम सिंह जी हमारे पंजाब में बैठे, मेरी ये पंजाब की यूनिट है, मैं दिल्ली की यूनिट हूं, मेरे ये पंजाब की यूनिट है भीम सिंह जी एडवोकेट। अब भीम सिंह जी टैक्सेबल और एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, तो क्या इनको फुल क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो। अगर इनको फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रोवाइजो लग पाएगा? आंसर इज नो। तो इसलिए इस बात का अत्यंत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज है। चलिए जी, 29 में एजेंट के थ्रू, अगर आप एजेंट के बीच में गुड्स सर्विसेज गुड्स की सप्लाई आप कर रहे हैं तो क्या होगा? या तो OMB होगा या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू द अनरिलेटेड पार्टी। कुछ भी एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर हो सकता है। और अगर ए में डिटरमाइन ना हो सके लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो आप रूल 31 या 31 में चले जाएंगे। सिंपल, बहुत कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है मित्रों, इसलिए मैं इस पर ये आपको मैंने एक टेबुलर चार्ट में दे दिया। 30 और 31 देखते हैं मित्रों। 30 कहता है भाई OMB लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसके बाद क्या लगेगा? 30 या 31। 30 क्या है? बेस्ड ऑन द कॉस्ट वेयर द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड in any of the preceding rule under chapter 6, then the value shall be 110% off. मैंने कहा था ना 10% above cost plus 10%, 110% of cost of production or manufacture or acquisition of such goods. If you are a trader, so acquisition of such goods, or cost of provision of service, if you are a service provider, cost of provision of such service. Where margins are not high as 10%, अगर आपके मार्जिन 10% है ही नहीं, आप कहते हैं भैया 10% कैसे लगा दूं, 10% तो मार्जिन नहीं है, 1% मार्जिन में काम करता हूं, 2% में करता हूं, तो सर जी आप जो है रूल 31 लगा दीजिए, अगर आप 30 नहीं लगा पाते। लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में और जहां भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस हैं, आप रूल 31 लगाएं इंस्टेड ऑफ 30। और रूल 31 क्या कहता है? रूल 31 बेस्ट जजमेंट है। जहां 27 से 30 में आपका वैल्यू नहीं निकल पा रहा, आप रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। प्रिंसिपल क्या कहता है कि अनरिलेटेड पार्टी के साथ क्या होगा, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन क्या होगा, आपने इंक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड क्या करना है, वो सारे प्रिंसिपल्स को लगाकर आप बेस्ट जजमेंट मेथड से भी वैल्यू अपने आप बना सकते हैं। हालांकि दिखता बहुत आसान है बेस्ट जजमेंट वैल्यू, लेकिन मित्रों बेस्ट जजमेंट मेथड के लिए आपके पास सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ्स होने चाहिए टू सब्सटेंशिएट दैट हाउ डिड यू अराइव टू द वैल्यू अंडर द रूल 30। ठीक है जी। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 31 से एक बेटिंग गैम्बलिंग का है, मैं इसमें ज्यादा अभी नहीं लगा रहा जी, मैं अभी जो है 33 के ऊपर जा रहा हूँ सीधा। जो 33 मेरा है, मैं 32 आऊंगा जी, पहले मैं 33 देखना चाहता हूँ, जो प्योर एजेंट की बात करता है। मेरे पास समय है अभी, मैं सफिशिएंटली सारी चीजें कवर कर लूंगा, 32 भी कवर करूंगा। मैं एयर टिकटिंग और टूर एंड ट्रेवल, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, ये सब कवर करूंगा जो 32 में स्पेसिफिकली लिखी गई है। जी, अब 33 जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट है। देखिए जी, अगर आप प्योर एजेंट हैं, अगर आप प्योर एजेंट हैं तो पहली शर्त तो मैंने क्या रख दी भैया, अगर आप प्योर एजेंट हैं तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा प्योर एजेंट कौन होता है। प्योर एजेंट की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अगर आप प्योर एजेंट हैं तो जो भी कॉस्ट आपने, जो भी एक्सपेंडिचर आपने रेसिपिएंट के बिहाफ पर इनकर किया है, वो आपकी वैल्यू में नहीं जुड़ेगा। अगर आप प्योर एजेंट हैं
तो आपने जो भी एक्सपेंडिचर या कॉस्ट रेसिपिएंट के ब्याज पर इनकर किया है वो आपकी वैल्यू में नहीं जुड़ेगा अगर आप प्योर एजेंट हैं और आप निम्नलिखित सारी शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है जी। अब वो शर्तें क्या हैं, वो शर्तें देख लेते हैं जी। पहली शर्त तो आप क्या हैं, आप प्योर एजेंट हैं। तो आप प्योर एजेंट कब बनेंगे जी, ये है जी आपका प्योर एजेंसी। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट, पहला तो आप एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or cost in the course of supply of goods or services। तो पहला तो एग्रीमेंट होना आवश्यक है। मैंने आपसे रेंटल वाली बात की, रेंटल में लिख दिया। अब मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, खैर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और कालरा साहब हमारे जो हैं हमारे टैक्स पेयर हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। हालांकि एडवोकेट्स हमारे बड़े भाई हैं तो उनको छूट है, उन पर जीएसटी नहीं लगता। मैं जो है मतलब मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ सर कि एडवोकेट्स जो हैं दे आर असिस्टेंट्स टू द कोर्ट्स। और सर मैं आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लांबा साहब भी क्योंकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई ही हैं, मैं ये कहना चाहूंगा सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर असिस्टेंट्स टू द नेशन। कि आज पिछले 48 महीने में हमने 50 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया है। जीएसटी आने से पहले पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 1000 से ज्यादा प्रोग्राम किए थे सर पूरी कंट्री में, फिजिकल प्रोग्राम टू एजुकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाउ टू डील विद जीएसटी। सर मैं इस बात का श्योर करता हूं सर, आज की डेट में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दिन ये कह दे कि मैंने पेन डाउन करना है, सर मैं 10-20 हजार करोड़ रुपया तो रोक ही लूंगा सर, फॉर श्योर, जस्ट फॉर वन डे। लेकिन कोई, क्योंकि हम लोगों की सर ये मनोज लांबा जी कहेंगे ये माध्यम नहीं है। लांबा साहब सोच रहे होंगे कि राजेंद्र ने भाई ने जो है ये क्या शुरू कर दिया सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं एडवोकेट्स को रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप हमारे बड़े भाई हैं सर, आप इस बात को आगे लेकर जाएं सर कि हम सर आपसे भिन्न नहीं है सर। आप देखिए सर जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में टैक्स और कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं सर, आप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएटेड होता है सर, जो आपको उस टैक्स का मैटर या कॉर्पोरेट का मैटर या कोई भी बैलेंस शीट का मैटर आपको असिस्ट कर रहा होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिना मैं कहूंगा कि हमारे एडवोकेट्स ब्रदर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज को फील करते हैं। तो मेरी विनती है सर आप इसको आगे लेकर जाएं, आप अपने को अकेला ना समझें, हम छोटे भाइयों को भी साथ लेकर जाएं। जी सर। सो एनीवेज, अब अगर मान लीजिए अब कालरा साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा भैया मेरी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है राजेंद्र तुमने, मैंने कहा ठीक है साहब मैं कर दूंगा। अब इन्होंने चेक किया कि भाई इनका जो कंसल्टेंसी उस पर तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगता है, लेकिन इनके पास रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगाना है। अब साहब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का मंथली टैक्स है साहब का, कालरा साहब का, और वो टैक्स पे करते हैं फॉरवर्ड चार्ज। मुझसे कहा भी राजेंद्र तुम तो यार छोटे भाई हो, ऐसा करो यार, मैं तो ऑनलाइन बैंकिंग करता नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम जमा करा दो, तुम अपनी फीस बोलो कितनी है। मैंने कहा साहब जो फीस आपको ठीक लगे वो दे दीजिए। इन्होंने मेरी फीस मान लीजिए फॉर एक्स अमाउंट मुझे कैश में दे दी और 50,000 मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैंने 50,000 रुपए जमा कराए, इनकी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी, जो कैश में मुझे दिया था वो मैंने अपने गले में डाला, घर चला गया, सो गया। अगले दिन दूसरे दिन मुझे उसका इनवॉइस करना था, मैंने इनवॉइस नहीं किया। आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता, मैंने उसका इनवॉइस नहीं किया। कानून कहता है प्योर एजेंसी का
कि अगर मैंने ये जो 50,000 रुपए इनके ब्याज पे रिसीव किए थे, ये टैक्स लायबिलिटी मैंने पे की कालरा साहब के ब्याज पे, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में हूं कि साहब मैं आपको पूरा असिस्ट करूंगा आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में, और मैंने अपने नाम पर तो टैक्स लिया नहीं, मैंने टैक्स लिया कालरा साहब के नाम पर ही पे किया, उनके पोर्टल पे पे किया, उनके जीएसटीआईएन में पे किया। बट most important condition which is attached to this pure agency is that in addition to the collection of expenditure incurred on behalf of the recipient, listen to me very carefully, in addition of expenditure collected on behalf of the recipient, as a supplier I should raise my invoice for the supply of services, जो कि मैंने किया ही नहीं। जो फीस मुझे साहब देके गए वो तो मैंने गल्ले में डाली और भूल गया फीस का बिल इनको रेज करना, और वो 50,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में नजर आ रहे हैं। मित्रों, जब भी मेरी असेसमेंट होगी वो 50,000 रुपए टैक्सेबल होंगे, क्योंकि मैंने अपनी फीस का इनवॉइस कालरा साहब को नहीं किया। दैट इज द लॉ, दैट इज द लॉ। पहली कंडीशन ये होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होना चाहिए, ना गुड्स और सर्विसेज मैं अपने ब्याज पर प्रोक्योर करता हूं, ना ही होल्ड करता हूं, ना ही मैं अपने इंटरेस्ट के लिए उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किए जो उनको यूज करता हूं, और एक्चुअल अमाउंट रिकवर करता हूं कालरा साहब से। 50,000 पे किया तो 50,553 रुपया पे किया तो 50,553 ही लिया है, 1 रुपया भी भाई साहब से मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, ये साइमल्टेनियसली सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, बहुत सारे और कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स, बहुत सारे लोग प्योर एजेंसी की कैपेसिटी में काम करते हैं, लेकिन वो सारी कंडीशन पूरी करते हैं, लेकिन ये आखिरी कंडीशन पूरी नहीं करते। वो जितना पैसा कलेक्ट करते हैं उतना पे नहीं करते, उससे कम पे करते हैं, प्योर एजेंट नहीं बन पाएंगे मित्रों। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये पूरी होनी चाहिए। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है ना, कोई लैग तो नहीं है? बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सर। नहीं। So that way the first condition was that I should be working as a pure agent. And how would I be considered to be working as a pure agent? Complying all these 5 conditions. Okay. Now additional conditions क्या है? पहली बात, supplier acts as a pure agent when he makes the payment to the third party on authorization of by such a recipient. So the recipient should authorize me to make payment on behalf of him to the third party. The payment made by the pure agent on behalf of the recipient should be separately indicated on the face of the invoice, or a separate invoice should be raised for this collection of expenditure incurred by the supplier on behalf of the recipient. If not, then also the conditions are not complied of Rule 33. Then the last but not the least, जो कि मैंने आपको कहा 50,000 जमा फीस का इनवॉइस, the services procured by the pure agent from the third party as a pure agent are in addition to the services he supplies on his own account. मेरे अकाउंट में जो मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं ऑन माय ओन अकाउंट, वो भी होनी चाहिए। केवल यही नहीं कि 50,000 रुपए रिसीव किया, जीएसटी पे कर दिया तो आई वुड बी कंसिडर्ड टू बी प्योर एजेंट। नो सर, आई वुड नॉट। So here is the story of pure agency. अब प्योर एजेंसी में जहां पर प्योर एजेंट होगा, जहां पर नहीं होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। पहला, प्योर एजेंट होगा, cases were considered as no supply and not liable to GST. Examples of pure agent: cases were considered as supply and liable to GST. पहला, consider cases were considered as no supply and not liable to GST. इससे अगली स्लाइड जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको कहीं नजर नहीं आती है, और आम तौर पर यही सवाल सामने आता है, consequential question. An importer authorizing his direct supplier, customs broker to procure services from a third party supplier such as transporter. It is a pure agency, would not form part of value. Port fees, port charges, custom duty, dock dues, transport charges paid by custom broker on behalf of owner of goods.
not considered to be value of supply. Expenses incurred by carrying and forwarding agent and reimbursed by principal, such as freight and godown charges, not considered to be value of supply. MCF fees paid by company secretary while filing annual fee, not considered to be paid, or even any other fee paid by the chartered accountant, like appeal filing fee paid by the chartered accountant, not considered to be value of supply. What shall be considered to be value of supply? Very interesting. Every chartered accountant must be facing it. Lamba sahab, do you do bank audits? बैंक ऑडिट करते हैं लांबा साहब? आप लांबा साहब ने मुझे ही म्यूट कर दिया लगता है। जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र बैंक ऑडिट करते हैं सर, करते हैं। तो सर जब आप ट्रेवलिंग चार्जेस लेते हैं जी, तो सर वो प्योर एजेंसी में नहीं लेते हैं, वो चार्जेस आपको इनकर करने थे इन परसुएंस ऑफ यूनियन एग्रीमेंट, बट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक, those shall form part of value of supply. Mr. A is hired for selling a property. This example is very interesting और आपको क्लियरली सेक्शन 15(2)(c) का नजारा नजर आएगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा. Mr. A is hired for selling a property. Mr. A paid for the advertisement of the property. Later on, after sale, charges his commission plus advertisement cost. Both are liable to GST because Mr. A was liable for the advertisement. So Mr. A charges for advertisement also, then he would be charging GST also on the cost recovered for advertisement of the selling of the property. Similarly, architect hire किया, Mr. X of Mumbai is hired Mr. Y for architect services to be provided in Delhi. Now Mr. Y billed hotel, traveling plus professional charges to Mr. X. All amount is liable to GST irrespective mentioned separately. Because again the contract says that Mr. X is going to provide the architectural services at Delhi. So when he comes to Delhi, stays at Delhi, whatever charges he is recovering. Similarly, हमारे members जो हैं बैंक ऑडिट में traveling and boarding and lodging recover करते हैं, same is part of the cost, same is part of the value of supply. इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस टैक्स में कहा था कि रीइंबर्समेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सर्विसेज, दैट एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस. बट इन जीएसटी बिकॉज इंटरकॉन्टिनेंटल के केस में सर्विस टैक्स में वैल्यू ऑफ सर्विसेज के केस में वहां पर रूल्स में स्पेसिफिकली ये बात लिखी थी, एक्ट में नहीं लिखी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट में नहीं लिखी है इसलिए आप लेवी में इंक्लूड नहीं कर सकते. यहां पर सरकार ने एक्ट में कैटेगोरिकली 15(2)(c) में ही स्पेसिफिकली लिख दिया एनीथिंग इंसिडेंटल चार्ज जो है इन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. सो दैट इज व्हाई आपने कोई भी रीइंबर्समेंट चार्ज किया हो, प्योर एजेंसी को छोड़कर रूल 33 की कंडीशन पूरी करने के बाद आपको हर चीज को वैल्यू में जोड़ना है. रिपोर्टिंग, अगर आप प्योर एजेंट बन जाते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है मित्रों, क्योंकि ये ना सप्लाई नहीं है. अगर ये सप्लाई नहीं है तो नो, इसको वैल्यू में नहीं जोड़ना, इसकी कहीं रिपोर्टिंग नहीं होगी, ना 1 में ना 3B में. आपके प्रॉफिट लॉस में कलेक्शन आ रही होगी, वहां खर्चा आ रहा होगा, आपके प्रॉफिट लॉस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा होगा, रीको में दीजिएगा, ना 1 में देना है ना 3B में देना है. मैं ये एजेंट का सर्कुलर नहीं कवर कर रहा हूं. लास्ट में ये सारी बातें मैं आपके साथ ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका हूं. एक और बात रूल 35 में बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं. अगर आपको 100 रुपए मिले हैं और सेपरेटली, हालांकि मैं आपको एक बात यहाँ पर एक बताना चाहता हूं, एक सेकंड, एक रूल नहीं, वो यहाँ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, वापस आता हूँ, आप डोंट वरी. मैं रूल 32 भी करूंगा, रूल 31 भी करूंगा, 32 करूंगा आपके साथ. ये देखिए, अगर आपको 100 रुपए मिले हैं
and you have not charged GST separately and collected 100 rupees, then this rule 35 says that the value of supply, if not tax charged separately, shall be including the value of tax. And आपको ग्रॉसिंग अप करके उसकी टैक्स की वैल्यू सेपरेट करनी होगी. यहाँ फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. If 100 rupees is collected and tax rate is 18, so 100 divided by 118 multiplied by 100. So the value of 100 rupees shall be reduced by the tax over that at the rate of 18%. So that is not a very difficult thing, formula. So now we are moving at the last limb. Just 2-3 minutes are left. I always try to be on the time so that our members are not overburdened. And एक मैं आपको 32.5 जो है ना आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ सेकंड हैंड गुड्स का. मित्रों 32.5 में सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर वैल्यूएशन मैकेनिज्म सेपरेटली दिया गया रूल 32.5 में. अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं सेकंड हैंड गुड्स की, एज सच कर रहे हैं या माइनर प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिससे कि उसकी नेचर नहीं बदलती है, तो 32.5 लगेगा. आपने आईटीसी नहीं लिया है तो 32.5 लगेगा. सेकंड हैंड गुड्स एज सच बेच रहे हैं या माइनर प्रोसेसिंग विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ गुड्स, और आईटीसी अवेल नहीं कर रहे हैं ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स, तो 32.5 लगेगा. 32.5 क्या कहता है? बड़ा सिंपल कि वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस and the purchasing price. Where the value of such supply is negative, it shall be ignored. Purchased at 100, sold at 120, the value shall be 20. The tax shall be charged at 20 rupees only. Second hand goods. What would happen in case of second hand goods? Second hand cars, old cars. This is a specific notification 8/18, 25th January 2018. It says, मैं 25 जनवरी 18 से पहले की बात कार्स की नहीं करूंगा, वो कॉम्प्लिकेटेड है. अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 25 जनवरी 18 के बाद कार्स की सेकंड हैंड ओल्ड व्हीकल्स की यही फेट है. दो रेट है, 12 या 18. रेट shall be dependent upon the cubic capacity of the car, vehicle, ground clearance, length of the vehicle, type of the vehicle, nature, utility of the vehicle. That is mentioned in notification 8/18, 25th January 2018. The value of the used vehicle shall be again the margin. Margin is the selling price and the purchase price. If it is a depreciable asset, then the WDV as on the date of supply and the selling price shall be the margin. If it is negative, it shall be ignored. But if you are selling two cars, negative margin, negative value shall not be adjusted with the positive value. These are two independent transactions. If you have a 50,000 negative and 70,000 positive, the net taxable value would not be 20,000, but independently 70,000. That is important to understand. So this is also being covered. So we are almost on the time. I would like to open it for some questions also, so that our members are benefit with the live questions as well, my dear friends. सर एक मेरा क्वेश्चन है. हेलो जी सर, प्लीज. सर जैसे मिस्टर ए है, उनके गोडाउन है सर, उनके गोडाउन में 10 रुपए स्क्वायर. सर आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है. सर 10 रुपए स्क्वायर फुट उसने गोडाउन दे रखा है. उसके पास दो गोदाम है, फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट गोदाम उसने 10 रुपए स्क्वायर फुट दे रखा है. सर आवाज वो बीच में कट गई कालरा साहब. सर दोबारा बोलता हूँ. हाँ जी. मिस्टर ए है सर, ए कंपनी है. आ रहा है लांबा साहब, मुझे ही हो रहा है या आपको भी सुनाई ऐसी लग रहा है? नहीं, मेरे को क्लियर है सर. कुछ गैप आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू हियर कालरा साहब. दोबारा बोलता हूँ सर. जी सर. ए कंपनी है सर. हाँ आपकी क्लियर है सर. ए कंपनी है, उसके दो गोदाम है, फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट गोडाउन उसने 10 रुपए स्क्वायर फुट पे दे रखा है. अब वो सेकंड गोडाउन अपने सिस्टर कंसर्न या दूसरी कंपनी को देना चाहते हैं जो उसके रिलेटेड है. तो क्या वो 10 वॉइस सर, वॉइस इज क्रैकिंग इन बिटवीन.
सर मतलब एक कंपनी है वो, आपको आ रही है क्या आवाज सही? मेरे को नहीं, बीच में आवाज क्रैक ठीक आ कर रही है जाती है। नहीं, कालरा साहब की ठीक आ रही है आवाज। यस सर। आई एम मेरे को सॉरी, ठीक आ रही है। देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय कनेक्शन। यस सर, प्लीज। बस 5 मिनट का है। सर एक कंपनी वो 10 रुपए स्क्वायर फुट पे एक गोदाम दे रही है, उसके साथ ही उसका दूसरा गोदाम है वो अपनी सिस्टर कंसर्न को दे रही है, तो क्या वो 10 रुपए से कम दे सकती है या 10 रुपए के बराबर या ज्यादा दे सकती है? 10 रुपए ही देना पड़ेगा सर, ओपन 10 रुपए मार्केट देना वैल्यू पड़ेगा, हो गई ना। ओपन मार्केट वैल्यू होगी। अगर इससे कम देती है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा अलग है। अगर सर अब ये उस गोडाउन पे टैक्स फ्री गुड्स रखते हैं, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखते हैं, वो तो टैक्स फ्री है ही, उसका कोई फिर भी फर्क पड़ेगा सर? क्या कह रहे हैं सर? फिर बीच में क्रैक कर गई आवाज। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखते हैं तो वो उस पे तो टैक्स है ही नहीं, वो एग्जेम्प्ट है, तो तब भी रेट का डिफरेंस करना पड़ेगा या वो वही exempt है। कम नहीं, कम रख सकते हैं सर? हैं? फिर कम कर सकते हैं सर? फिर तो एग्जेम्प्ट ही है ना, जो हाँ मर्जी सर वैल्यू उसकी, हाँ कोई कर ले, कोई वैसे तो उसके लिए रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी अरोड़ा जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है छोटा। भी बोलिए ना। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लो कि एक क्लाइंट है 5 करोड़ की टर्नओवर है, जिससे मैं 50,000 ऑडिट फीस लेता हूँ, हाँ, और कोई ऐसा दूसरा कोई दोस्त मित्र है जिसका मैंने ऑडिट किया और उससे फीस ही चार्ज नहीं की, क्या जीएसटी भरना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सर, मेरा भी ऑडिट कर देना सर, फीस मत लेना। आप भेजो सर, कर देंगे। जीएसटी ना लगवाना, जीएसटी आप भर देना। तो आपने आंसर दे दिया सर, जीएसटी लगेगा उस पे, आपने आंसर खुद ही दे दिया सर। मैंने तो व्यूज खरीदे, मैं आपके मुंह से दिलवाना चाहता हूँ सर। नहीं सर, जीएसटी लगेगा सर उस पे। और सर ये ही सबसे बड़ी समस्या होने वाली है आने वाले दिनों में सर्विसेज के केस में। सर यहाँ पे अब मैं अपनी सर माता एक जी की थोड़ा रिटर्न भरता हूँ, जी, माता जी की रिटर्न भरता हूँ, माता जी से तो पैसे नहीं ले सकता रिटर्न भरने के, वो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू पर मुझे उसके ऊपर जीएसटी पे करना चाहिए। सर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि बहुत सी जगह पर हमने जहाँ पे सर्विस नहीं दी या फीस नहीं आई, तो वहां पे हम बिल रेज नहीं करते, इनवाइस रेज नहीं करते, तो इट इज ए बिग प्रॉब्लम। इट इज अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली सर। ये तो सर मतलब लामा साहब, हम डे 1 से इस बात को विजुअलाइज वैल्यूएशन में करके बैठे हुए हैं कि और सर आईपी एड्रेस सारे पता है, जहां भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, ऑडिट्स होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस जाते हैं सारे, तो वो तो आपका पता ही है। और हमारे डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं ऑडिट में तो स्पेशली, कंसल्टेंसी में नहीं पता लगता, लेकिन जहां भी आपने कोई एक्टिविटी की ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, वहां तो वो कंट्रोल कर ही सकते हैं। बट सर वो तो इट इज गोइंग टू बी डिन नंबर भी लगता है या डिन नंबर से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अरोड़ा जी, इसमें एक इशू और आएगा मेरे को लगता है विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन। मैंने कुछ इनवाइस कम वैल्यू की रेज करके रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम टर्नओवर कर ली। हाँ सर, ये भी प्रॉब्लम आएगी सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। लेकिन सर ऐसा है सर, 1.5 करोड़ टैक्स पेयर है अब सर जी, और अब आप अगले 5 साल में हम उम्मीद करते हैं कि 3 गुना हो जाएंगे सर टैक्स पेयर जी। अदर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी भी सरकार के पास इतने मैनुअल रिसोर्सेस नहीं हो सकते कि इस तरह की सिचुएशंस को पकड़ ले जी, पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अगर वो 20 लाख को मैनेज कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिकली वो छोटे टैक्स पेयर ही हैं सर, सर्विस प्रोवाइडर ही। अगर वो 20 लाख की सर्विसेज को पकड़ पा रहे हैं, टर्नओवर को पकड़ पा रहे हैं, और मेरी नॉलेज में भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं लांबा साहब हमेशा बोलता आया, जब ये 20 लाख का एग्जेम्पशन आया था ना इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर, इंटरस्टेट पहले तो इंटरस्टेट सप्लाई पे सबको 1 रुपए में भी रजिस्ट्रेशन लेना था, तो मैं हमेशा ये कहता आया कि भाई साहब आप क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, आपकी जो इनवर्ड सप्लाईज है उसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन है आपको जी, और आप ऑडिट करते हैं, आप बहुत सारी और एक्टिविटीज करते हैं जहां पर आपका टैक्स पेयर जो आपका सप्लाई रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट मिल जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको जी। तो आप क्यों ना उतने अमाउंट के लिए तो कम से कम रजिस्ट्रेशन ले ही लें, और जो इनवर्ड सप्लाईज आपको कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे और सब चीजों पे जीएसटी क्रेडिट है वो आप उसको यूटिलाइज करें।
आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ बैड डील। इवन मैं एडवोकेट्स को भी सजेस्ट यही करता हूँ कि बहुत सारी इनवर्ट सप्लाईज होती है जिसके ऊपर जीएसटी होता है, लेकिन वो लूज कर जाते हैं, वो कॉस्ट बनता है उनको। तो रजिस्ट्रेशन तो मुझे लेना ही चाहिए, लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है कि वो अंडर वैल्यू करके, नॉन इनवॉइसिंग करके एग्रीगेट टर्नओवर को मैनेज कर जाते हैं, और कर रहे हैं सर दुनिया भर के। मैं खुद जानता हूं सर बहुत सारा कुछ। सर इसमें ये नहीं हो सकता क्या कि दो सेम टर्नओवर वाले क्लाइंट है मेरे, एक से मैंने 50,000 फीस ली, एक से मैंने 20,000 रुपए फीस ली, तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं क्या वो? हाउ दे मेड वैल्यूएशन इन दिस केस? मेरी मर्जी है सर, उस क्लाइंट की वैल्यू मेरी सर्विस उस पर कम लगती है, मेहनत मैंने फीस कम ली। अगर आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड जी। पे है कि आपकी जी। एक्टिविटीज कम है, मैन आवर्स कम लगे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम सर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। वो आपको जब टेंडर्स भी अप्लाई करते हैं, आप याद कीजिए, जी। तो भी इंस्टीट्यूट आपसे कहता है ना कि भैया जो टेंडर आप जितने पे अप्लाई किया है, आप उसकी कॉस्ट शीट रखिए अपने पास। और अगर मैं मान लीजिए कोई टेंडर अप्लाई कर रहे हो, नेक्स्ट डोर ऑर्गेनाइजेशन है, 5 किलोमीटर में ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ट्रेवलिंग का कुछ नहीं है, और आपने ये ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो आप अकेले खुद कर सकते हैं, आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है, तो आपकी कॉस्टिंग कम है फॉर दैट मैटर। So you can always quote the lesser amount for tendering. So that way it is possible. It is possible, but you have to substantiate sir. वो जो best judgment है सर, वो भी मैंने वही कहा ना कि substantiate करना पड़ेगा आपको कि आपकी वैल्यू क्या बनती है। So मैं इससे पहले कि भीम जी शुरू करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लांबा साहब का, अभिषेक कालरा जी का, संजीव अरोड़ा जी का, और सभी मित्रगणों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और भीम सिंह जी का पूरे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, और सभी श्रोताओं का जिन्होंने आकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मामा जी गुरु राखा जी भी जुड़ गए हैं, जोगिंदर सिंह गुरु राखा जी, बहुत बहुत स्वागत है मामा जी आपका। ये मेरे सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं। जी सर, भीम सिंह जी कार्यवाही बढ़ाइए। ठीक है सर, आप अपना सर राजेंद्र जी, आपने जो आज जीएसटी के वैल्यूएशन मैकेनिज्म के बारे में इतना ज्ञानवर्धन किया है हमारा, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आपने तो इसको एक बड़ा ही अच्छे तरीके से, जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशन तक जीएसटी की जैसे कि माँ की तरह उनको आपने नाम दिया है। वाकई में आज सुनने के बाद लगा वाकई में ये सही बात है कि वो माँ का उसका रोल अदा करती है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में हमारे मुख्य अतिथि अभिषेक कालरा जी, जिन्हें भी जो इतना समय दिया है, पूरे समय हमारे साथ बने रहे वो, और उन्होंने हमारा सारा बिल्कुल साथ दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद सर। सभी का नरेंद्र लांबा जी और अपने जो संजीव के अरोड़ा जी हैं, जो संचालन करते हैं हमारे प्रोग्राम्स का, नरेंद्र लांबा जी और अरोड़ा जी, स्पेशल उनका धन्यवाद है इस चीज़ के लिए कि सभी हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं सभी का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, और इतना जो ओलंपियाड इन्होंने चलाया है इतना लंबा, उसके लिए बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद सर सभी का। थैंक यू वेरी मच सर।